पैसा नहीं दिया तो तुम ही ने किया था, अगर पैसा दे दिया तो तुमने नहीं किया था, जिसे हम थाना कहते हैं। दरोगा क्या कहता है कि दा रो गा, यानी कि पैसा दो, चाहे रो के दो या गा के दो, पैसा देना पड़ेगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम इकोनॉमिक्स की चर्चा करने वाले हैं और यह इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है। और आज हम इकोनॉमिक्स जो बताने वाले हैं, आज इतनी साधारण भाषा में, इतनी आसान भाषाओं में आपको समझाने वाले हैं कि जो कोई भी अनपढ़ भी व्यक्ति होगा ना, उसे इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा। दरअसल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो लोगों को कभी समझ में ही नहीं आता है, सीधा जो है ना बाउंस चला जाता है। और आज हम इकोनॉमिक्स ऐसे साधारण भाषा में बताने वाले हैं कि सीधा यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर समझ में आएगा, और ज़िंदगी में आप कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देर करते हुए आज हम इकोनॉमिक्स की चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है पैसों के अध्ययन को नहीं बताता है, दरअसल इकोनॉमिक्स जो है पैसों का उपयोग कैसे किया जाए उसके बारे में बतलाता है। तो चलिए हम समझते हैं। दरअसल इकोनॉमिक्स इस बात को बतलाता है कि आप कम से कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे अर्जित कर सकें। इसको अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप मिनिमम रिसोर्स से आप मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में बतलाता है। दरअसल इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन वही अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक जो है विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है तो एडम स्मिथ, और वही अगर भारतीय अर्थशास्त्र का जनक पूछ दिया जाए तो कौन हो जाएगा, विश्वेश्वरैया। तो अब हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र जो यह बताता है कि पैसे का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लिया जाए आपको एक टोला मोहल्ला या फिर एक गांव को बसाना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कम से कम आपको जो है ना 80 से 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। 80 से 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। और मान लिया जाए इसमें आपका जो है कि 500 घर या फिर 600 घर जो है कि आप इसमें बसा सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए कितना मतलब 80 से 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता हो रही है। लेकिन वही अगर शहरों में देखा जाए अगर 500 या 600 घर अगर बसाया जाएगा तो उसके लिए क्या करेगा, 10 से 15 एकड़ भूमि खरीदेगा और उस पर जो है कि आपका ये 25 तल्ला 30 तल्ला का बिल्डिंग बना देगा। और इसमें जो है कि आपको 500 या फिर 600 घर जो है कि इसमें आराम से बसाया जा सकता है। तो यही चीज़ आपको इकोनॉमिक्स बतलाता है कि कम से कम लागत में या कम से कम रिसोर्स से मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अगर गांव में जो विकास होता है वो फैलाव का विकास होता है, मतलब फैलावदार विकास होता है। और क्या कहते हैं, वही शहर में जो विकास होता है वो आपका ऊर्ध्वाधर विकास होता है। तो इसी को कहते हैं कि मतलब मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कम से कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है कि आपको समझ में आया होगा कि कम से कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में अगर छोटा मोटा विकास देखने को मिलता है तो उसे माइक्रो शब्द से संबोधित करते हैं, और वही अगर अर्थशास्त्र में अगर ज़्यादा बड़ा विकास देखने को मिलता है तो उसे मैक्रो शब्द से संबोधित करते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं। अगर अर्थशास्त्र में अगर छोटा मोटा विकास आपको देखने को मिलता है तो उसे माइक्रो शब्द से संबोधित करते हैं, और वही अगर अर्थशास्त्र में बड़ा विकास देखने को मिलता है तो उसे हम जो है कि मैक्रो शब्द से संबोधित करते हैं। मैक्रो और माइक्रो एक एक एग्जांपल लेकर के हम समझाते हैं। अगर अर्थशास्त्र में छोटा मोटा विकास देखने को मिलता है तो उसे माइक्रो शब्द से संबोधित करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, एक घर की अर्थव्यवस्था में आपका सुधार हो गया, या फिर एक गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया, या किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया, तो उसे जो है माइक्रो शब्द से संबोधित करेंगे। और वही अगर माइक्रो शब्द जहाँ बड़ा बड़ा विकास देखने को मिलता है, जो बड़ा बड़ा देश में या फिर बड़ा आर्थिक सुधार देखने को मिलता है तो उसे हम मैक्रो शब्द से संबोधित करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि आपका मान लीजिए अगर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया हो या फिर विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया हो, इन सबको जो है कि मैक्रो शब्द से संबोधित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में समझ में आया होगा आपको। चलिए अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो लाभ होता है वह कितने क्षेत्रों से होता है। दरअसल अर्थशास्त्र में जो लाभ होता है ना, वो विभिन्न क्षेत्रों से होता है, वो कई क्षेत्रों से होता है। और क्षेत्र को अर्थशास्त्र की भाषा में क्षेत्रफ कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में सेक्टर भी कहते हैं। क्षेत्रफ, जिसे हम अंग्रेजी में सेक्टर कहते हैं। बेसिकली अर्थशास्त्र में जो लाभ होता है वह 3 क्षेत्रों से होता है। वह कौन कौन सा 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय, ये 3 क्षेत्रों से हमें लाभ अर्जित होता है। तो चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। वह जो पहला स्तर होता है वह होता है स्वभाव, जिसे हम अंग्रेजी में नेचर भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वह होता है शर्त, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं टर्म
एंड कंडीशन। और तीसरा जो होता है वह होता है स्वामित्व, जिसे हम मालिक भी कहते हैं, यानी कि मालिक कौन है। तो कहने का जिसे हम ऑनर भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में जो हमें लाभ अर्जित होता है वह बेसिकली 3 स्तर से होता है। पहला कौन सा है, स्वभाव, यानी उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब ये हो गया कि वह प्राथमिक क्षेत्र से आपका इनकम आ रहा है, या फिर द्वितीय क्षेत्र से इनकम आ रहा है, या फिर तृतीय क्षेत्र से इनकम आ रहा है। और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जिस भी क्षेत्र से आपको इनकम आ रहा है उसमें यह देखा जाएगा कि वह आपका संगठित है या फिर असंगठित है। और संगठित है तो उसका मालिक कौन है, और असंगठित है फिर उसका मालिक कौन है। तो चलिए हम एक एक करके इसका समझने का कोशिश करते हैं। वह पहला सेक्टर कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। दरअसल प्राइमरी सेक्टर वह होता है कि जिसमें मानव का जीवन जो है पूर्ण रूपेण प्राकृतिक के ऊपर निर्भर करता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो है कि मानव का जीवन जो है फुल्ली जो है वो आपका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आपका कृषि हो गया, तो कृषि अगर जैसे आपका कृषि हो गया तो कृषि जो है आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सा वस्तु आता है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं फिर से। तो क्या है प्राइमरी सेक्टर में, जैसे हो गया कृषि हो गया, पशुपालन में हो गया मुर्गी बत्तख पालन को कुक्कुट पालन भी कहते हैं। जैसे हो गया गाय भैंस पालन, या फिर बकरी पालन, या खरगोश पालन, या फिर मछली पालन, जो भी हो गया, यह सब फुल्ली क्या है प्राकृतिक के ऊपर डिपेंड करता है। यह जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। या फिर खनन के दौरान अगर कोई बहुमूल्य वस्तु अगर मिल जाता है तो वह जो है उस पर जो है सरकार का अधिकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में चापाकल करवाया, चापाकल में आपका मिट्टी तेल निकल गया या फिर पेट्रोल निकल गया तो उस पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। या फिर कोई भी आपका कोयला निकल गया तो उस पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। या फिर खनन के दौरान हीरा निकल गया तो उस पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। यानी बहुमूल्य वस्तु अगर कुछ भी निकलेगा तो उस पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपके घर में कोई हथियार निकल जाएगा तो फिर वो आपका हो जाएगा। यदि आपके घर में कोई परमाणु बम मिल गया तो फिर वो आपका होगा। ये तो बड़ा अजीब समस्या है। यदि कोई बहुमूल्य वस्तु आपके घर में निकला तो वह सरकार का, और अगर कोई हथियार निकल गया, परमाणु बम निकल गया तो वो आपका। बड़ा अजीब रूल है। तो खैर छोड़िए, ये सब हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र आपको समझ में आया होगा। प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, जिसके ऊपर मानव जीवन पूर्ण रूपेण से प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। जिसे निर्माण या फिर विनिर्माण करना। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत हुआ होता है निर्माण या फिर विनिर्माण करना। हम लिख सकते हैं निर्माण या फिर विनिर्माण करना। के अलावा हम ले सकते हैं कल कारखाना। सेकेंडरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जो प्राथमिक सेक्टर के वस्तुओं को मानव जीवन में और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन करना ही सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। जैसे हम इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि प्राथमिक सेक्टर के बिना जो है हम सेकेंडरी सेक्टर की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक प्राइमरी सेक्टर है, अगर प्राइमरी सेक्टर है तभी हम सेकेंडरी सेक्टर की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी वस्तु उत्पादित हुआ, प्राइमरी सेक्टर में कौन सी वस्तु, मान लिया जाए हमारा कि कृषि हुआ। कृषि के दौरान हमें बहुत सारी वस्तु उत्पादित होती है। कृषि के दौरान हमें बहुत सारी वस्तुएं उत्पादित होती है। जैसे हो गया गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, तो इन सब वस्तुओं का जो है उत्पादन होता है। और प्राइमरी सेक्टर में जो भी वस्तु उत्पादित हुआ है उसे हम कल कारखाने में ले जा कर के उसे और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन करने को ही हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तो समझ सकते हैं, मान लिया जाए प्राइमरी सेक्टर में जो है कि हमें जो है कि आलू उत्पादन हुआ, तो आलू हम बेसिकली सब्जी बना करके खा सकते हैं। और उसे अगर हम उद्योग में भेज दिया यानी कल कारखाने में भेज देंगे तो उसे क्या करेगा, काट के चिप्स बना देगा। तो वह क्या हुआ, मानव के लिए और उपयोगी हो गया। जैसे हो गया हमें दूध निकालते हैं, दूध से और उपयोगी वस्तु जैसे हो गया छेना, फाड़ करके उसे छेना बना देते हैं, मिठाई बना देते हैं, रसगुल्ला बना देते हैं। ये सब क्या हो गया, जो वहाँ निर्माण हुआ कोई चीज़ का, समझ लीजिए वह जो है कि आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है।
प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ उत्पादन हुआ उसे सेकेंडरी सेक्टर में ले जा करके निर्माण या फिर विनिर्माण करना ही सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। और एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हमारा खनन के दौरान ये पेट्रोलियम पदार्थ मिला, तो पेट्रोलियम को तो हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, उसे हम लेकर के जाएंगे कारखानों में, रिफाइनरी में, जहाँ तेल का रिफाइन होता है, वहाँ पर जो है कि उसे अवशिष्ट पदार्थ को निकाल करके उसे जो है उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन करेगा, वहाँ पर रिफाइन करके उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन करेगा, तब हम जो है उस वस्तुओं को यूज कर सकते हैं। खेती के दौरान हम कपास का उत्पादन करते हैं, तो कपास तो बेसिकली यूज हम कर नहीं सकते, तो उसे हम कहाँ भेज देते हैं, कल कारखाने में भेज देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कपड़ा का निर्माण होता है और फिर उसे कटिंग करके ये शर्ट, टी शर्ट, पैंट ये सब बनाया जाता है। तो कहने का मतलब वहाँ पर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली कोई भी चीज़ का जो है निर्माण करती है, या फिर कोई भी चीज़ अगर टूट फूट गया तो उसे फिर से निर्माण करेगी, निर्माण या तो विनिर्माण। तो उम्मीद करते हैं प्राथमिक और सेकेंडरी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं तृतीय सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत। तो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत क्या होता है, हम इसको समझने का कोशिश। टर्सरी सेक्टर बेसिकली सेवा होता है। तो कहने का मतलब टर्सरी सेक्टर क्या होता है, जैसे प्राथमिक सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को जो है हेल्प करता है टर्सरी सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर के जो बीच की जो कड़ी होती है ना, उसे हम तृतीय सेक्टर कहते हैं, और इसे हम बेसिकली सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। पहले लिख देते हैं हम तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर। इसमें बेसिकली हम सेवा, जो भी सेवा करते हैं वह टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सेक्टर और द्वितीय सेक्टर, ये दोनों के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम तृतीय सेक्टर कहते हैं। तो अब हम इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हो गया कि हमारे खेत में जो है कि गेहूं का उत्पादन हुआ, या फिर मक्का का उत्पादन हुआ, या फिर धान का उत्पादन हुआ, या फिर गन्ना का उत्पादन हुआ। तो खेत से कल कारखाने तक लेके जाने में किसी न किसी वाहन की आवश्यकता होगी। जैसे मान लिया जाए हमें साइकिल का भी ज़रूरत हो सकता है, साइकिल नहीं है तो बैलगाड़ी का आवश्यकता हो सकता है, या फिर ठेला गाड़ी का आवश्यकता हो सकता है, या फिर ट्रक का निर्माण, या फिर ट्रक की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर यह सब चीज़ नहीं है तो हम सर पे भी उठा के लेके जा सकते हैं। ये जोक सवार ये सब को छोड़िए। तो कहने का मतलब खेत से हमें कारखाने तक लेके जाने में हमें किसी न किसी वाहन की आवश्यकता होगी। तो यानी कि हम वाहन को हम क्या लिख सकते हैं, परिवहन की आवश्यकता होगी। परिवहन यानी कि जो ट्रक पे हम लोड किए, मान लीजिए हम ट्रक पे लोड किए और कारखाने तक लेके जाता है, बीच में मान लीजिए किसी को ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया। अब वह जो एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट जब होगा तो कौन आएगा, पुलिस आएगा, पुलिस। तो पुलिस भी आपका जो है कि तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। पुलिस जब आएगी फिर एम्बुलेंस को वो फ़ोन करेगा, एम्बुलेंस जो आएगा वह भी आपका क्या हुआ, एम्बुलेंस हो गया। यह भी आपका जो है तृतीय सेक्टर हो गया। एम्बुलेंस कहाँ लेकर के जाएगी, हॉस्पिटल। एम्बुलेंस आपका कहाँ लेके जाएगी, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल भी जो है आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। और हॉस्पिटल में जो है कि हॉस्पिटल में कौन होगा, डॉक्टर भी आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। डॉक्टर, हॉस्पिटल वाला कहाँ लेके जाएगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा। डॉक्टर भी एक प्रकार का सेवा ही कर रहा है, तो वह भी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत है। जब डॉक्टर आपको बिल देगा कि इतना खर्च हुआ, मान लिया जाए आपका हाथ गोड़ टूट गया था, उसमें डॉक्टर बता दिया कि आपका 5 लाख का बिल आया, तो क्या बोलेगा पेशेंट, इससे अच्छा मरने ही देता, क्यों ठीक किया। तो कहने में जब डॉक्टर बताएगा कि आपको 5 लाख रुपया या फिर 10 लाख रुपया जो बिल बना है, तो आप तो पैसा लेकर के गए नहीं हैं। तो पैसा लेकर के नहीं गए हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर फ़ोन लेंगे, फ़ोन से क्या करेंगे, अपने परिजनों को फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि हमें पैसे की आवश्यकता है। तो उसमें फ़ोन जो इस्तेमाल किया वह भी आपका तृतीय सेक्टर हो गया, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद इसमें जो फ़ोन का इस्तेमाल किए वो आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो आपका परिवार वाले घर से जो पैसा लेकर के आएंगे, तो घर में तो पैसा उतना 5 लाख 10 लाख रुपया किसी के घर में होता तो नहीं है, वह क्या करेगा, बैंक जाएगा। बैंक भी आपका जो है एक प्रकार का सेवा ही कर रहा है, तो वह भी आपका क्या हो गया, तृतीय सेक्टर हो गया। बैंक या फिर डाकघर, यह भी आपका जो है तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा शिक्षा,
शिक्षा भी आपका जो है तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, सेवा है। शिक्षा भी एक प्रकार का जो है कि तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। और शिक्षा जब आप ग्रहण कर लीजिएगा तो क्या होगा, आपको मिलेगी नौकरी। नौकरी भी जो है आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। और फिर जो ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, अगर नौकरी चाकरी नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस करेंगे। बिजनेस भी आपका एक तृतीय सेक्टर है। बिजनेस भी आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, दुकान खोलेंगे, दुकान तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद फिर हो गया वैज्ञानिक। वह भी आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। आपका हीरो हो गया, या फिर होटल जो खोले हैं, होटल जो खोल कर रखे हैं, तो यह सब जो है कि आपका क्या हुआ, तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसको हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं और एक दूसरे से जो है ना लिंक करके पढ़ते हैं, तब आपको समझने में आसानी होगी, कभी भूलिएगा नहीं। तो हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी वस्तु उत्पादन हुआ, जैसे मान लिया जाए गेहूँ का उत्पादन या कोई भी वस्तु का उत्पादन हुआ, तो उसे खेत से जो है कि खेत में ही जो है उसका निर्माण नहीं होगा। उसे निर्माण करने के लिए किसी न किसी कारखाने में भेजना पड़ेगा, और भेजने के लिए उसे किसी न किसी वाहन की आवश्यकता होगी। वाहन यानी कि अगर किसी न किसी वाहन की जरूरत होगी तो उसे के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। और जब परिवहन कहीं एक दूसरे कारखाना ले जाते वक्त अगर मान लीजिए कहीं पर ठोक दिया, किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो एक्सीडेंट जो किया तो वहाँ पर आएगा पुलिस। और पुलिस क्या बोलेगा, पुलिस क्या बोलता है, पुलिस का कहना है कि पैसा दो, नहीं तो तुम्ही ने चोरी किया था। और अगर पैसा दे दिया तो तुमने नहीं किया था। कहने का मतलब पैसा नहीं दिया तो तुम्ही ने किया था, अगर पैसा दे दिया तो तुमने नहीं किया था, जिसे हम थाना कहते हैं। यह भी एक तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो पुलिस के पास जैसे जाइएगा तो पुलिस बोलेगा कि नहीं तुम्ही ने किया था, पैसा नहीं दीजिएगा तो तुम्ही ने किया था, और अगर पैसा दे दिए तो फिर तुमने नहीं किया था। तो था ना, जिसे हम थाना कहते हैं। उसके बाद हो गया थाना में कौन होता है, दरोगा। दरोगा जो होता है, दरोगा क्या कहता है कि दा रो गा, यानी कि पैसा दो, चाहे रो के दो या गा के दो, पैसा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दरोगा किसको कहते हैं, चाहे द पैसा जो है जिस हालत में देना है दो, चाहे रो के दो या फिर गा के दो, इसीलिए इसको बोलते हैं दरोगा। उसके बाद हो गया पुलिस आएगी। पुलिस वाला एम्बुलेंस को फ़ोन करेगा और एम्बुलेंस वाला आएगा, एम्बुलेंस पेशेंट को कहाँ लेके जाएगा, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल भी एक प्रकार का तृतीय सेक्टर है। और हॉस्पिटल में कौन होता है, डॉक्टर। डॉक्टर उसका जांच करेगा, उसको ठीक करेगा, वह भी आपका एक प्रकार का सेवा है, वह भी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। डॉक्टर जब आपको ठीक कर देगा तो आप तो पैसा लेकर के गए नहीं हैं, तो आप फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। फ़ोन का इस्तेमाल जो करेंगे, आपका वो टेली कम्युनिकेशन हुआ, वह भी एक प्रकार का सेवा ही है, वह भी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जब फ़ोन करेंगे तो आपका जो परिवार वाला है, वह घर में तो उतना पैसा होता नहीं है 5 लाख या 10 लाख, आप जाएंगे बैंक। बैंक ना ही पैसा का निर्माण करती है और ना ही पैसा बनाती है और ना ही उत्पादन करती है। तो वह क्या है, वह पैसा सिर्फ आदान प्रदान करता है। कहने का मतलब वह भी एक प्रकार का सेवा है। तो बैंक भी, बैंक जाइएगा तो बैंक आपका तृतीय सेक्टर है। बैंक के अंतर्गत डाकघर भी आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत हो गया। उसके बाद फिर शिक्षा हो गया, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यह भी जो है आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। और शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे आप, नौकरी करेंगे। नौकरी भी आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद जिसका पढ़ लिख करके जो जिसका नौकरी नहीं होता है, तो वह क्या करते हैं, बिजनेस। बिजनेस में आप दुकान खोलेंगे, तो वह भी क्या हो गया, आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद हो गया वैज्ञानिक। वैज्ञानिक आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। या फिर हीरो हो गया, क्रिकेटर हो गया, यह सब जो है कि आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। जैसे हो गया यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब आपका क्या है, तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। अलावा और जो है कि आपका डीलर हो गया, LIC हो गया, बीमा कंपनी हो गया, जितने भी आप देखेंगे तो ये सब क्या हो गया, आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि प्राइमरी सेक्टर में जो है ना, हमें इनकम कम होता है, और द्वितीयक सेक्टर में उससे ज़्यादा इनकम होता है, और तृतीय सेक्टर में जो आता है सबसे ज़्यादा इनकम होता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, हमें भूमि की आवश्यकता होती है, उसमें श्रमिक ज़्यादा लग जाता है और मेहनत ज़्यादा है, लेकिन इनकम कम है। और सेकेंडरी सेक्टर में उससे थोड़ा ज़्यादा इनकम है, और जब वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होकर के जब कहीं दुकान में या फिर दुकान में जब भेजा जाता है, तो वह वस्तु जब सेल हो जाता है तो वह तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेवा जो प्रदान करता है ना, सेवा क्षेत्र में आपको ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा। इसीलिए आज के डेट में ना सब कोई जो है प्राथमिक और द्वितीयक को छोड़ करके सब कोई तृतीय सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि तृतीय सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा है।
तो उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमिक्स का आज फर्स्ट जो क्लास था ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इसे फिर से देखिए ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। धन्यवाद।